my online classes of medical surgical nursing. As we all know, we are discussing about the valvular disorders of the heart. Valvular disorders of the heart मतलब हार्ट के जो वॉल्स होते हैं उनसे रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में अपन स्टडी कर रहे थे। तो इसके अंदर पहले अपन ने देखा एक डिजीज जो कल अपन ने पढ़ी थी, मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स। फिर उसके बाद जिसके अंदर वाल्व पूरी तरह से क्लोज नहीं हो रहा था। आज जो अपन डिजीज पढ़ने वाले हैं वो उसका नाम है मिट्रल स्टेनोसिस। स्टेनोसिस का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कैल्शियम और अदर सब्सटेंसेस दैट स्टेनोसिया स्टिप या उसकी जो मूवमेंट्स हैं उसको कम कर देते हैं। जो मूवमेंट्स होती हैं वाल्स की या सेल्स की स्ट्रक्चर की, टिश्यूज़ की, वहाँ पे कैल्सिफिकेशन की वजह से या डिपोजिशन की वजह से उसकी जो मूवमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। मूवमेंट्स को कम कर देते हैं, वीक कर देते हैं, स्लो कर देते हैं या बिल्कुल ब्लॉक ही कर देते हैं। तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? स्टेनोसिस। और अगर मिट्रल वाल्व के साथ ये सब हो रहा है, जो कि अपन बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व जो कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है, उस वाल्व के अंदर ऐसी कंडीशन अराइज हो रही है जिसके का स्ट्रक्चर मैंने बताया था कि इसके अंदर कस्प लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो इस कस्प में अगर कहीं पे डिपोजिशन या कैल्सिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है तो उसकी वजह से जो कंडीशन अराइज होती है उसको बोलते हैं मिट्रल स्टेनोसिस। मिट्रल स्टेनोसिस इज एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लोइंग फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। मतलब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड का फ्लो हो रहा था थ्रू द मिट्रल वाल्व, उस वाल्व के अंदर प्रॉब्लम की वजह से या स्टेनोसिस हो जाने की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड हो रहा है। उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? मिट्रल स्टेनोसिस। इट इज ऑफन caused by rheumatic endocarditis which progressively thickness the mitral valve leaflet and chorda tendineae। मतलब मोस्ट कॉमनली ये जो कंडीशन होती है वो रोमेटिक एंडोकार्डाइटिस की वजह से होती है। रोमेटिक एंडोकार्डाइटिस एक इन्फेक्टिव ऑटोइम्यून डिजीज होती है जिसके अंदर क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम है वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं या कुछ ऐसी एंटीबॉडीज बनाता है जो बॉडी के पार्ट्स के अगेंस्ट ही काम करें। तो ये वाल्वुलर जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं या वाल्व के जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं या जो कॉर्डा टेंडिनाई होती है, जो कल मैंने बताया था कि एक स्ट्रक्चर होती है जो वाल्व्स को पकड़ के रखने का काम करती है, उसकी प्रोग्रेसिवली थिकनेस का मतलब होता है कि ऐसे सडन थिकनेस नहीं होती, टाइम लगता है थोड़ा, धीरे धीरे उसको थिक करती जाती है। और अगर थिक हो जाएगा तो जो स्ट्रक्चर थी इसकी, जैसे मैंने बताया था कस्प होते हैं, वो कस्प आपस में बिल्कुल अटैच होते जाते हैं या एक दूसरे से चिपकते जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे मोटाई बढ़ती जाएगी या थिकनेस बढ़ती जाएगी, स्पेस ज़्यादा कवर करेगा और स्पेस ज़्यादा कवर करेगा, तो इस दोनों के बीच में ओपन हो जाने के बाद भी जो स्पेस बन जाता था वो स्पेस नहीं बन पाएगा और उसकी वजह से ब्लड का ऑब्स्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। द लीफलेट्स ऑफन फ्यूज टुगेदर, इवेंचुअली द मिट्रल वाल्व ओरिफिस नैरोज एंड प्रोग्रेसिवली ऑब्स्ट्रक्ट ब्लड फ्लो इनटू द वेंट्रिकल्स। जो लीफलेट्स होते हैं, जो दो लीफलेट होते हैं, दो कस्प होते हैं, जो मैंने बताए थे कि दो कस्प होते हैं, ये जब होता है तो ये ओपन हो जाते हैं। जब वाल ओपन होता है तो ओपन हो जाते हैं और यहाँ से ब्लड ऊपर और नीचे की तरफ चला जाता है, और जब क्लोज होते हैं तो दोनों आपस में बिल्कुल अटैच हो जाते हैं। तो ये परमानेंटली फ्यूज हो जाए या एक दूसरे से, या तो फ्यूज हो जाए एक दूसरे से या फिर नैरो हो जाए ये स्पेस। तो उस कंडीशन में क्या होगा? फ्यूज हो जाएगा तो ब्लड का फ्लो बिल्कुल रुक जाएगा, और नैरो हो जाएगा तो ब्लड का फ्लो तो होगा लेकिन रिड्यूस हो जाएगा। फ्लो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो सकता है, इधर एट्रियम में ब्लड का वॉल्यूम बढ़ सकता है, ब्लड और एट्रियम एनलार्जमेंट हो सकता है। इसके बाद बात करें कोजेज की, तो कोजेज में जैसे मैंने बताया रोमेटिक फीवर और रोमेटिक एंडोकार्डाइटिस, इसके अलावा सीवियर मिट्रल एन्युलर एंड लीफलेट कैल्सिफिकेशन, कि जो लीफलेट्स होते हैं मिट्रल वाल्व के, उनके एन्युलस या जो लीफलेट्स होते हैं वहाँ पे कैल्सिफिकेशन हो जाता है, हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन हो जाए या लंबे टाइम तक अगर पेशेंट को हाइपर कैल्सीमिया है तो कैल्शियम का अमाउंट जो ब्लड के अंदर बढ़ा हो धीरे धीरे कैल्सीफाई होने लग जाता है वाल्व्स के आसपास के एरियाज में, और उन वाल्व्स को स्टिफ कर देता है या फिर वहाँ का थिकनेस को बढ़ा देता है, नैरो कर देता है स्पेस को, जिसकी वजह से ब्लड का ऑब्स्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जा सकता है। इसके अलावा कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द पेपिलरी मसल, अगर कंजेनाइटली पेपिलरी मसल ही एब्सेंट हो तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट एंडोकार्डियल वेजिटेशंस मतलब ओवर ग्रोथ हो जाती है। जैसे मैंने बताया था एंडोकार्डाइटिस की वजह से जो वाल्व्स हैं वो वेजिटेशन की वजह से अफेक्ट होते हैं, तो वेजिटेशन एक न्यू ग्रोथ हो जाती है, एक्स्ट्रा ओवर ग्रोथ बन जाती है। तो वो ओवर ग्रोथ क्या होती है? उन एरियाज में बन जाती है जहाँ से ब्लड का सर्कुलेशन होना होता है, तो उस जो ब्लड के सर्कुलेशन या ब्लड के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट
करती हैं। डिजनरेटिव कैल्सिफिकेशन ऑफ प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व, जैसे कई पेशेंट्स का हार्ट का वाल्व रिप्लेसमेंट हो जाता है तो प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व लगाया जाता है। तो वो प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व्स जो होते हैं वो ज़्यादा वनरेबल होते हैं या ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं कैल्सिफिकेशन की, क्योंकि वो प्रोस्थेटिक होते हैं, बाहर से मेटल के बने हुए होते हैं, तो वहाँ पे कैल्सिफिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वो वाल्व्स ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं फॉर द कैल्सिफिकेशन। नेक्स्ट कंजेनाइटल डिफेक्ट, अगर कोई कंजेनाइटल बाय बर्थ डिफेक्ट हो मिट्रल वाल्व का, ट्यूमर्स हो जाए तो ट्यूमर भी क्या कर सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन कोज कर सकते हैं। और सिस्टमिक लूपस इरिथेमेटस जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होता है, तो इसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो सकता है, थिकनेस हो सकती है मिट्रल वाल्व की, और उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन कोज हो सकता है। अब इसके बात करें पैथोफिजियोलॉजी की, तो सबसे पहले कोजेज ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि मिट्रल वाल्व नैरो हो जाएगा या ब्लॉक हो जाएगा। तो नैरोइंग ऑफ द मिट्रल वाल्व टू ए विड्थ ऑफ पेंसिल साइज, मतलब उसकी पेंसिल की साइज तक नैरो हो जाएगा। पेंसिल का साइज कितना छोटा होता है, उसमें से ब्लड फ्लो 500 ml ब्लड या जितना भी ml ब्लड 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से ब्लड का फ्लो चलता रहता है, वो एक पेंसिल साइज के जो वाल होता है उसके अंदर से नहीं हो सकता। इसलिए ये वाल्व इतना छोटा हो जाता है, एक पेंसिल साइज तक नैरो हो जाता है, तो इस वजह से ब्लड का ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा होने लग जाता है और आउटपुट कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। तो अगर अब नैरो हो गया मिट्रल वाल्व, तो एट्रियम से वेंट्रिकल तक जो ब्लड जा रहा था, एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ जो ब्लड जा रहा था, वो पहले जितने एरिया में जा रहा था उससे एरिया बहुत कम हो गया। तो क्या होगा, द लेफ्ट एट्रियम वाज ग्रेट डिफिकल्टी इन मूविंग द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल बिकॉज ऑफ द इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ द नैरोइड ओरिफिस। अब पहले तो जो इतने बड़े एरिया में से ब्लड का फ्लो हो रहा था, अब इसका साइज हो गया छोटा, नैरो हो गया, तो उसकी वजह से जो हार्ट का जो लेफ्ट एट्रियम है, चैम्बर है, लेफ्ट एट्रियम वाला चैम्बर है, उसको डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि उसको जब पंप करेगा तो रेजिस्टेंस आएगा, क्योंकि वहाँ का जो स्पेस है वो नैरो हो गया, तो उसकी वजह से इसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो वर्कलोड बढ़ेगा लेफ्ट एट्रियम का। लेफ्ट एट्रियम का वर्कलोड बढ़ेगा तो एट्रियम एनलार्ज टू होल्ड द एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ ब्लड कॉज्ड बाय ऑब्स्ट्रक्शन, तो इसका साइज धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा एट्रियम का। तो साइज बढ़ेगा, डायलेटेशन होगा एंड हाइपरट्रोपी होगी, क्योंकि साइज बढ़ेगा तो सेल का साइज कब बढ़ेगा, जब हाइपरट्रोपी होगी, डायलेशन होगा। अब इंक्रीज लेफ्ट एट्रियल प्रेशर, अब हाइपरट्रोपी हो रही है, ब्लड का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर बढ़ेगा तो हाइपरट्रोपी और डायलेशन होने के चांसेस रहेंगे। तो अब इसकी वजह से क्या इफेक्ट हो सकते हैं, इसकी तरफ से अगर अपन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएं कि आगे की तरफ क्या इफेक्ट होगा, तो डायस्टोलिक फिलिंग ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल कम हो जाएगी, क्योंकि एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड आना कम हो जाएगा। तो क्या होगा, इम्पेयर्ड मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, मायोकार्डियम की कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी, क्योंकि कम फिलिंग हो रही है तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, कम लगेगा, तो मायोकार्डियम की कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी इम्पेयर होगी, और जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। ब्लड का वॉल्यूम भी कम है और साथ में कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी डिस्टर्ब हो रही है, तो इस वजह से कार्डियक आउटपुट हो जाएगा कम, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। और बात करें बैकवर्ड साइड में, तो बैकवर्ड साइड में किधर की तरफ जाएंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन की साइड, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आ रहा है, पल्मोनरी सर्कुलेशन से। तो यहाँ प्रेशर बढ़ा होगा तो उसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, पल्मोनरी वेन्स में। तो बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू द पल्मोनरी वेन बिकॉज देयर इज नो वॉल टू प्रोटेक्ट द पल्मोनरी वेन्स, क्योंकि जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं एट्रियम में, वहाँ पे किसी तरह के वाल्व्स नहीं लगे हुए होते हैं, यहाँ से कंटिन्यूसली ब्लड का फ्लो बना रहता है, जिस वजह से यहाँ पे किसी तरह का कोई वाल्व नहीं होता है, तो वो ब्लड का फ्लो कंटिन्यूसली बना रहता है। लेकिन अब इसका साइज बढ़ गया और यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, तो ये बैकवर्ड फ्लो होने लग जाएगा ब्लड का। इसकी वजह से क्या होगा, पल्मोनरी कंजेशन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, जैसा मैंने पहले बताया था। इस फिर साथ में राइट वेंट्रिकल पे इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इधर से जो पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी वेन, बीच में लंग्स, फिर पल्मोनरी आर्टरी की तरफ प्रेशर बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि तो पीछे 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 ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, तो इधर प्रेशर बढ़ता जाएगा और अल्टीमेटली राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। तो फॉरवर्ड साइड में कार्डियक आउटपुट कम हो गया और बैकवर्ड साइड में पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी कंजेशन और अल्टीमेटली राइट साइडेड हार्ट फेलियर।
तो ये पैथोफिजियोलॉजी आपको देखने को मिलेगी। अब बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, पल्मोनरी कंजेशन हो रहा है तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी, फटीक, ब्लड सर्कुलेशन कम है, कार्डिक आउटपुट कम है, इडीमा एसाइटिस, राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो गया तो इडीमा एसाइटिस देखने को मिल सकता है। फेलियर भी नहीं हुआ है, ब्लड पूलिंग होना स्टार्ट हो गया तो भी इडीमा देखने को मिल सकता है। पाल्पिटेशन होगा, हिमोप्टाइसिस हो सकता है, ब्लड कंजेशन पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से, कफ होगा और चेस्ट पेन हो सकता है। इसके अलावा एट्रियल फिब्रिलेशन, क्योंकि हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि हार्ट का एक चैम्बर ज़्यादा काम कर रहा है, एक चैम्बर कम काम कर रहा है, तो कार्डियक जो फोकाइज होते हैं वो स्टिमुलेट हो सकते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है। लो फर्स्ट हार्ट साउंड है वो लो आएगा, क्योंकि जो लब डब में जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व के ओपन क्लोज का जो साउंड आता है, क्योंकि यहाँ तो वाल्व ओपन ही नहीं हो पाएंगे, अच्छे से ओपन नहीं होंगे तो वो क्लोज भी नहीं होंगे, तो वो साउंड स्लो हो जाएगा या लो हो जाएगा। मिड डायस्टोलिक मर्मर आएगा, क्योंकि कंटिन्यूसली जो ब्लड का फ्लो है वो बना रहेगा और जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है उधर प्रेशर बढ़ता जाएगा और एट्रियम से जो वेंट्रिकल तक ब्लड आने का प्रेशर था वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से मर्मर साउंड आएगा। पल्मोनरी इडिमा हो सकता है और इफ्यूजन्स हो सकते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन और पल्मोनरी कंजेशन की वजह से। अब असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स की बात करें तो फिजिकल एग्जामिनेशन में S1 साउंड कम आएगा, क्योंकि ओपन क्लोज जो पैटर्न था वो बंद हो जाएगा या स्लो हो जाएगा। ओपनिंग डायस्टोलिक स्नैप, जब डायस्टोल होगा तो जो ब्लड का फ्लो एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ जाता है फास्ट, तो वो नहीं हो पाएगा क्योंकि नैरो हो रखा है, तो उसकी वजह से ओपनिंग डायस्टोलिक स्नैप होगा। साथ में मिड डायस्टोलिक मर्मर होगा और वीक पल्स भी वीक हो जाएंगी कार्डिक आउटपुट कम हो जाने की वजह से। इसके अलावा इकोकार्डियोग्राफी में हार्ट का जो लेफ्ट एट्रियम है उसका एनलार्जमेंट आपको देखने को मिल सकता है। ईसीजी से आपको एट्रियल फिब्रिलेशन या और कोई अगर एरिथमिया या डिसरिथमियाज हो रहे हैं तो वो देखने को मिल सकते हैं। कार्डिक कैथेटराइजेशन करके आप पता लगा सकते हो। चेस्ट रेडियोग्राफी में पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पल्मोनरी इडिमा, इफ्यूजन्स, हार्ट एनलार्जमेंट, ये सब आपको देखने को मिल सकता है। बात करें मैनेजमेंट की तो एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस, क्योंकि यहाँ पे मेन कोज क्या है एंडोकार्डाइटिस, तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस भी हो सकता है, तो इसलिए एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस भी अपने को स्टार्ट करना है रिकरेंस ऑफ इन्फेक्शन के लिए। बीटा ब्लॉकर्स एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, क्योंकि जो चेस्ट पेन होगा वो नाइट्रेट से ठीक नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रेट्स क्या करते हैं, एक तो इन्फ्लामेशन को कम करते हैं और साथ में वेसोडाइलेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्फ्लामेशन की वजह से थोड़ा रिलीफ मिल सकता है, लेकिन वेसोडाइलेशन की वजह से कोई इफेक्ट नहीं होगा। बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या कर देते हैं, हार्ट की रेट को और हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को दोनों को चेंज करते हैं, जिसकी या कम कर देते हैं, जिसकी वजह से हार्ट का वर्कलोड कम हो जाता है और चेस्ट पेन रिलीव हो सकता है। डिगोक्सिन दे सकते हैं हार्ट रेट को कम करने के लिए। डायूरेटिक्स जो एक्स्ट्रा फ्लूइड वॉल्यूम्स पूलिंग हो गया या ब्लड पूलिंग हो गया या फ्लूइड पूलिंग हो गया है उसको ट्रीट करने के लिए, और किसी तरह के कोई कोगुलेशन ना हो सके ब्लड कोगुलेशन को रोकने के लिए एंटीकोगुलेंट्स दे सकते हैं। इसके अलावा सर्जिकल इंटरवेंशन की बात करें तो वाल्वुलोप्लास्टी जो वाल्व है इसको या तो रिपेयर कर सकते हैं, कैल्सिफिकेशन हो रखा है, कैल्सिफिकेशन को हटा के, या कोई लीफलेट में कोई प्रॉब्लम है तो लीफलेट को ठीक करके, या फिर कमीशोरेक्टमी टू ओपन और रप्चर द फ्यूज्ड कमीशर ऑफ द मिट्रल वाल्व की जो तो कमीशर्स होते हैं अगर फ्यूज हो गए हों, एक दूसरे से चिपक गए हों, तो उनको अपन कमीशरेक्टमी और वाल्वुलोप्लास्टी करके ठीक कर सकते हैं। और अगर ठीक होने लायक नहीं है तो अपन मिट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट या परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल वाल्वुलोप्लास्टी करके इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो गाइस पहले अपन ने देखा प्रोलेप्स, जिसमें अपन ने देखा था कि वाल्व पूरी तरह से क्लोज नहीं हो रहा था। आज अपन ने देखा स्टेनोसिस, जिसके अंदर वाल्व पूरी तरह से ओपन नहीं हो रहा है। तो इनकी वजह से जो ऑब्स्ट्रक्शन होगा इसके अंदर तो ब्लड नीचे ही नहीं आएगा, क्योंकि ओपन नहीं हो रहा, तो इसकी वजह से एट्रियम पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा रेदर देन क्लोजिंग। क्योंकि क्लोजिंग में तो क्या होगा, जब सिस्टोल होगा तो ऊपर की तरफ ब्लड जाएगा, तो वो ब्लड का अमाउंट कम हो सकता है। लेकिन ओपन ही नहीं होगा, ब्लड का अमाउंट नीचे ही नहीं आएगा, तो वो डायरेक्टली पूलिंग होगा, तो इंस्टेंट इफेक्ट्स इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं प्रोलेप्स के बजाय। तो प्रोलेप्स एंड स्टेनोसिस, प्रोलेप्स में पूरी तरह से क्लोज नहीं होता है और स्टेनोसिस में हार्डनेस या स्टिफनेस या कैल्सिफिकेशन या इन्फ्लामेशन या थिकनेस की वजह से वाल्व पूरी तरह से ओपन नहीं हो पाते हैं, नैरो हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड का ऑब्स्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। बाकी सिम्टम्स भी लगभग सेम है दोनों के,
और जो पैथोफिजियोलॉजी है वो भी लगभग सेम है, पॉजिटिव एजेंट्स अलग हैं और उनकी वजह से होने वाला इफेक्ट अलग है। थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑन माय यूट्यूब चैनल नेम्ड बाय मेडिकल सर्जिकल फॉर नर्सेज।